हेलो। फंक्शन चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने फंक्शन के डेफिनेशन को समझा। फंक्शन की अभी सोफिस्टिकेटेड डेफिनेशन। तो फंक्शन की डेफिनेशन हमने अलग अलग तरीके से समझी। इस बार हम लोग टेक्निकल तरीके से समझेंगे। फंक्शन विच सेटिस्फाइंग फॉलोइंग कंडीशंस। तो पहला कि फंक्शन जो होता है वो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है, पर वो तो रिलेशन भी होता है, पर रिलेशन तो फंक्शन होगा ये ज़रूरी नहीं है। तो फिर एक और डालना पड़ेगा। तो फंक्शन में क्या होता है, ईच एंड एवरी एलिमेंट हैज़ अ यूनिक इमेज। तो फॉर ऑल ए एलिमेंट फ्रॉम सेट ए, तो इसका ये मतलब है सेट ए के सारे एलिमेंट के लिए देयर एग्जिस्ट, ये सिंबल है देयर एग्जिस्ट। तो ये पहला वाला था फॉर ऑल, ये है देयर एग्जिस्ट। तो देयर एग्जिस्ट बी एलिमेंट इन सेट बी सच दैट कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी। इसका ये मतलब है कि सेट ए के सारे एलिमेंट के लिए बी में कोई आउटपुट होना चाहिए। सेट ए के सारे एलिमेंट के लिए सेट बी में कोई आउटपुट होना चाहिए, पर वो ये नहीं बता पाया कि कितने आउटपुट होने चाहिए। तो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन। इसने बस ये बोला कि सेट ए के सारे एलिमेंट के लिए होना चाहिए। तो एक और कंडीशन लगेगी कि अगर मान लो कि ए की इमेज बी है और ए की इमेज सी है, ए की इमेज बी है और ए की इमेज सी है, तो एक इनपुट की तो दो इमेजेस हो गई। फंक्शन में ये चलता नहीं है, फंक्शन में डाइवर्जेंस चलता नहीं है, तो फंक्शन में कन्वर्जेंस चल जाएगा। कन्वर्जेंस चल जाएगा या नॉट कन्वर्जेंस, पर डाइवर्जेंस नहीं चलेगा। तो पहले से ये पता चल गया कि ए क्रॉस बी का सबसेट है। दूसरे से पता चल गया कि सेट ए के सारे एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। अब थर्ड से बताना है कि यूनिक इमेज होनी चाहिए। तो अगर ए की इमेज बी आ रही है और सी आ रही है और ये फंक्शन है, तो वो तभी हो सकता है जब बी इक्वल टू सी हो। तो बी इक्वल टू अगर सी हो गया तो फिर एक ही आउटपुट आएगा, यूनिक इमेज आएगी। तो ये हो गया ए क्रॉस बी का सबसेट, फिर हो गया सेट ए के सारे एलिमेंट, और बी हो गया यूनिक इमेज के लिए, यूनिक इमेज के लिए। नेक्स्ट जो अपन ने डोमेन रेंज रिलेशन में जो पढ़ा वही है सेम, रिलेशन में जो पढ़ा था ना वही सेम है। तो डोमेन होता है कलेक्शन ऑफ प्री इमेजेस, रेंज होता है कलेक्शन ऑफ इमेजेस, और कोडोमेन होता है कंप्लीट सेट ऑफ बी, मतलब जिसमें इमेजेस ढूंढते हैं, कंप्लीट सेट ऑफ बी जिसमें हम इमेजेस ढूंढते हैं। तो सपोज जैसे मैंने मान लो सेट ए सेट बी है, फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। अच्छा, ये क्या बताता है, फंक्शन कॉलन यानी डिफाइंड ए टू बी का मतलब है इनपुट ए से लेगा, आउटपुट बी में देगा। इसका मतलब है कि प्री इमेजेस ए में होंगी और इमेजेस बी में होंगी, प्री इमेजेस ए में होंगी और इमेजेस बी में होंगी। तो मैंने बनाया था कि y इज इक्वल टू 2x वेयर 1 2 3 2 4 6 8। तो 1 का 2, 2 का 4, 3 का 6। तो इसका डोमेन क्या हो गया, तो इसका डोमेन हो गया कंप्लीट सेट, मतलब ए 1 2 3। फिर रेंज क्या हो गया, जो इमेजेस आ रही हैं 2 4 6, और को डोमेन क्या हो गया कंप्लीट सेट ऑफ बी, यानी 2 4 6 8। तो ये हो गया। नेक्स्ट है डोमेन की टेक्निकल डेफिनेशन। डोमेन की टेक्निकल डेफिनेशन क्या होती है, डोमेन मतलब द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स। सो सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स या सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स फॉर विच function is defined or meaningful. For which function is defined or meaningful. तो हो क्या रहा है कि डोमेन x की वैल्यूज होती है जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड और मीनिंगफुल हो। डिफाइंड और मीनिंगफुल का मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल रूट के अंदर x है, तो रूट के अंदर की क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 1 अपॉन x है, x इज नॉट इक्वल टू 0। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं r माइनस 0, 0 को निकाल दो,
माइनस मतलब निकाल दो, फिर या ln x तो log के आगे क्वांटिटी पॉजिटिव होगी, है ना। तो ऐसा, अब मान लो 1/√x दे दिया, तो यानी डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 और रूट के अंदर पॉजिटिव, तो x इज ग्रेटर देन 0। तो ये कंडीशंस होंगी कि फॉर विच द फंक्शन इज मीनिंगफुल और डिफाइंड, तो x की जो वैल्यूज आएंगी। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फंक्शन। ये टाइप्स ऑफ फंक्शन हम लोग क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि ये स्टैंडर्ड डेफिनेशंस हैं जो अपने को फॉलो करनी है थ्रू आउट द कैलकुलस। मतलब इनकी जो कंडीशन है, इनको लिखने का तरीका, इनका डोमेन, इनका रेंज, इनका बिहेवियर, इनकी प्रॉपर्टी जो है वो एज इट इज़ अपने को थ्रू आउट कैलकुलस फॉलो करनी है। थ्रू आउट कैलकुलस, इवन थ्रू आउट मैथमेटिक्स भी अपने को फॉलो करनी है, एक्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर। कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर छोड़कर बाकी जितने भी चैप्टर है उसमें पूरी तरह से फॉलो करना है। कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में चीज़ें नहीं चलती हैं, मतलब √4 कैलकुलस में 2 होता है, पर कॉम्प्लेक्स नंबर में √4 +2 और -2 होता है। साइन थीटा 5 नहीं हो सकता, पर कॉम्प्लेक्स नंबर में साइन थीटा 5 हो सकता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ भी चलेगा, लेकिन एक्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर जितने भी चैप्टर्स हैं वो सब में वही चलेगा जो हम लोग ये फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसे टाइप्स ऑफ फंक्शन है, तो पहला है जैसे एल्जेब्रिक फंक्शन। एल्जेब्रिक फंक्शन क्या होते हैं, जो इन टर्म्स ऑफ एक्स लिखे होते हैं, और एडिशन सब्ट्रैक्शन जो इन टर्म्स ऑफ एक्स लिखे होते हैं, जो इन टर्म्स ऑफ एक्स लिखे होते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और टेकिंग स्क्वायर रूट्स। तो एल्जेब्रिक फंक्शन, तो एल्जेब्रिक फंक्शन क्या होता है, जो एक्स के टर्म्स में लिखा होता है और उस पर ऑपरेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन टेकिंग स्क्वायर रूट्स। तो जैसे फॉर एग्जांपल x³ + x² + 1 फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू √x + 1, तो ये भी एल्जेब्रिक फंक्शन है। या फिर y इज इक्वल टू x - 1/1/3 x + 3/3/4 अपॉन x - 2/5/8। तो ये फंक्शन है। फंक्शन को हम हमेशा y इज इक्वल टू f(x) लिखते हैं, वो इसलिए कि x काइंड ऑफ इनपुट है, f(x) वो रूल है यानी वो फंक्शन है, और y आउटपुट को डिनोट करती है, y आउटपुट को डिनोट करती है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा y इक्वल टू साइन x, तो x इज इक्वल टू π/6, साइन x रूल हो गया, π/6 इनपुट हो गई, तो आउटपुट क्या हो गया, हाफ। तो ये π/6 का एरो डायग्राम बन जाएगा हाफ के साथ, तो ये ऑर्डर पेयर बन जाएगा π/6, हाफ। ये समझना। तो एल्जेब्रिक क्या होता है, जो इन टर्म्स ऑफ x लिखा होता है उसको बोलते हैं एल्जेब्रिक फंक्शन। नेक्स्ट है ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। नेक्स्ट है ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। ट्रांसेंडेंटल फंक्शन वो जो एल्जेब्रिक नहीं है, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन वो जो एल्जेब्रिक नहीं है। तो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन जो एल्जेब्रिक नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने सिलेबस में नहीं है, पर हम थोड़ा सा टच करेंगे क्योंकि उनको सिलेबस में लाया जा सकता है, पर अपने जेई मेन एडवांस के सिलेबस में नहीं है। सो ट्रिग्नोमेट्री मतलब अपना जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, कॉसेक एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन e⁻x, 2⁻x, a⁻x, लॉगरिथमिक फंक्शन log x, log of x to the base a, ln x, हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cos हाइपरबोलिक x, साइन हाइपरबोलिक x। तो फ़र्क क्या है, साइन x जो है वो सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, क्यों, क्योंकि ये सर्कल से डिफाइन किया है, और cos हाइपरबोलिक x जो है वो हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, क्योंकि ये हाइपरबोला से डिफाइन किया गया है। तो ये यहाँ से इंजीनियरिंग स्टार्ट होती है, तो इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में आता है ये। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, टेन इन्वर्स एक्स। अच्छा, ये गलती मत कर देना कि साइन इन्वर्स एक्स मतलब 1/sin x, वो तो कॉसेक एक्स होता है। तो ये (-1) है ना, ये बताता है इन्वर्स फंक्शन, ये इन्वर्स फंक्शन। तो जैसे इन्वर्स रिलेशन किया था हम लोगों ने, तो इन्वर्स रिलेशन में फंडा क्या था कि जो ऑर्डर पेयर a, b था वो b, a बन जाता है। तो सेम यहाँ पर भी यही होगा इन्वर्स रिलेशन में। तो इन्वर्स रिलेशन में क्या होगा, जैसे y इज इक्वल टू साइन एक्स था, तो x रखा π/6, तो आउटपुट कितना आया, हाफ। तो देखो, तो x रखा π/6, तो आउटपुट कितना आया, हाफ। तो ऑर्डर पेयर क्या बना, π/6, हाफ।
तो इन्वर्स फंक्शन में क्या हो जाएगा, हाफ कॉमा पाई बाय 6 हो जाएगा, तो रिवर्स हो जाएगा। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो दे आर नोन एज अ ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। बाकी का नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।